सोचो एक ऐसी दुनिया जहां भूख इतनी बढ़ चुकी है कि इंसान के लिए इंसान का मांस ही खाना बन गया है। यहाँ किसी पर भरोसा करना अपनी जान खुद किसी और के हाथों में सौंपने जैसा है, क्योंकि इस बर्बाद दुनिया में सबसे खतरनाक चीज कोई वायरस, कोई राक्षस या कोई जंगली जानवर नहीं, बल्कि भूखे इंसान हैं। सोचिए अगर सरकार एक दिन ये फैसला कर दे कि जिसने भी कोई बड़ा अपराध किया है उसे इंसानों की दुनिया में रहने का कोई हक नहीं मिलेगा। ऐसे सभी लोगों को एक ऐसी वीरान जगह पर फेंक दिया जाता है जहां न कोई कानून है न पुलिस। उस जगह को लोग बैड बैच कहते हैं, एक ऐसा रेगिस्तान जहां इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। कुछ ही देर बाद पुलिस एक युवा लड़की को हथकड़ियों में बांधकर उसी मौत के इलाके की सीमा तक लेकर आती है। उस लड़की का नाम है आर्लीन। सीमा पर लगे बोर्ड पर साफ लिखा होता है, इस सीमा के बाद अमेरिका की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, यानी अगर यहाँ कोई मर जाए कोई उसे बचाने नहीं आएगा। आर्लीन को धक्का देकर अंदर भेज दिया जाता है और उसके पीछे लगा विशाल लोहे का गेट हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अब उसकी नई दुनिया सिर्फ मौत, भूख और डर है। सीमा पार करने के बाद आर्लीन को एक और अजीब बोर्ड दिखाई देता है, उस पर लिखा होता है कंफर्ट खोजो तभी उम्मीद मिलेगी। लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता कि इस वीराने में दो अलग अलग दुनिया मौजूद हैं। एक तरफ बेहद अमीर और सुरक्षित लोग रहते हैं और दूसरी तरफ ऐसे इंसान जो अब इंसान कम दरिंदे ज्यादा बन चुके हैं। यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। काफी देर तक रेगिस्तान में भटकने के बाद आर्लीन को एक टूटी हुई पुरानी कार दिखाई देती है। वह सोचती है थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कोई दूर से उसी पर नजर रखे बैठा है। कुछ ही सेकंड बाद अचानक कई लोग उस पर टूट पड़ते हैं। आर्लीन संभल भी नहीं पाती और देखते ही देखते बेहोश कर दी जाती है। जब आर्लीन की आंख खुलती है तो उसके हाथ पैर लोहे की जंजीरों से बंधे होते हैं। उसके सामने दो औरतें खड़ी होती हैं और उनमें से एक धीरे धीरे हाथ में चाकू उठाती है। आर्लीन कुछ समझ पाती उससे पहले वह उसके शरीर का एक हिस्सा काट देती है। असलियत जानकर आर्लीन की रूह कांप उठती है। ये लोग जानवर नहीं खाते, ये इंसानों का शिकार करते हैं और उन्हीं का मांस खाकर जिंदा रहते हैं। इस जंगल में हर नया इंसान उनके लिए सिर्फ खाना होता है। आर्लीन अकेली नहीं थी, वहाँ कई और लोग भी कैद थे जिनके हाथ या पैर पहले ही काटे जा चुके थे। जब भी इन नरभक्षियों को भूख लगती वे किसी एक कैदी को चुनते, उसके शरीर का हिस्सा काटते और उसी से अपना खाना तैयार करते। यहाँ इंसान की कोई कीमत नहीं थी, सिर्फ मांस की थी। आर्लीन समझ चुकी थी अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो अगला निवाला वही बनने वाली है। लेकिन समस्या ये थी उसके हाथ पैर घायल थे, ऊपर से भारी जंजीरों में बंधी हुई थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह चुपचाप अपने आसपास पड़े कूड़े कचरे को इकट्ठा करने लगी, क्योंकि उसके दिमाग में एक बेहद खतरनाक लेकिन शानदार भागने की योजना तैयार हो चुकी थी। किसी तरह अपने ऊपर हुए जुल्म से बचकर आर्लीन उस डरावनी बस्ती से निकलने में कामयाब हो जाती है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, इस मौत के रेगिस्तान में जिंदा रहना। लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी आदमी से होती है जिसे लोग मायामी मैन के नाम से जानते हैं। वह अपनी छोटी बेटी को ढूंढने के लिए इस खतरनाक दुनिया में भटक रहा है। दोनों का मकसद अलग था लेकिन दुश्मन एक ही दुनिया थी और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। काफी सफर के बाद दोनों उस जगह पहुंचते हैं जिसे लोग कंफर्ट कहते हैं। यह जगह बाहर की बर्बाद दुनिया से बिल्कुल अलग थी। यहाँ लोग साफ कपड़े पहनते थे, अच्छा खाना खाते थे और ऐसा लगता था जैसे दुनिया कभी खत्म हुई ही नहीं। लेकिन हर खूबसूरत जगह के पीछे एक गंदा सच छिपा होता है। मायामी मैन अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ता है। हर सुराग उसे उसी आलीशान शहर की तरफ ले जा रहा था। आखिरकार उसे एक आदमी मिलता है जो उसकी बेटी के बारे में कुछ जानता था, लेकिन वह मुफ्त में सच बताने वाला नहीं था। उसने मायामी मैन के सामने एक अजीब शर्त रख दी। वह आदमी कहता है, अगर अपनी बेटी तक पहुंचना चाहते हो तो पहले अपने शरीर पर भी वही निशान बनाओ जो मेरे शरीर पर हैं। अपनी बेटी को बचाने के लिए मायामी मैन बिना एक पल सोचे दर्द सह लेता है। उसके बाद वह आदमी सिर्फ एक शब्द बोलता है, कंफर्ट, यानी उसकी बेटी इसी शहर में है।
उसी रात पूरे शहर में एक भव्य पार्टी चल रही थी। इस पार्टी का मालिक था ड्रीम, इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। सब लोग उसे मसीहा मानते थे क्योंकि वही बाहर की दुनिया से दवाइयाँ लाकर लोगों को देता था, लेकिन असली सच कुछ और ही था। ड्रीम लोगों को एक खास ड्रग देता था, जैसे ही कोई उसे लेता उसे पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देने लगती। उसे लगता वह किसी सपनों की दुनिया में पहुंच गया है। यही वजह थी कि लोग ड्रीम के गुलाम बनते जा रहे थे और आर्लीन भी अनजाने में वही ड्रग ले लेती है। कुछ ही मिनटों में आर्लीन की आंखों के सामने पूरी दुनिया बदल जाती है। चारों तरफ रंग, खुशी, संगीत और खूबसूरत नज़ारे, लेकिन असलियत में वह धीरे धीरे अपने लक्ष्य से दूर होती जा रही थी। जिस लड़की को वह बचाने आई थी वह भीड़ में कहीं गायब हो चुकी थी। जब अगली सुबह आर्लीन की आंख खुलती है तो वह फिर से रेगिस्तान में होती है। उसके पास मियामी मैन बैठा था। उसके हाथ में एक ऐसा सुराग था जो सीधे ड्रीम तक पहुंचने वाला था। अब दोनों समझ चुके थे, अगर लड़की को बचाना है तो ड्रीम के महल में घुसना ही पड़ेगा। ड्रीम की दुनिया में पहुंचने के बाद आर्लीन समझ चुकी थी कि उस लड़की को वहां से निकालना आसान नहीं होगा। वह सीधे ताकत के दम पर उसे नहीं बचा सकती थी, इसलिए आर्लीन ने एक अलग तरीका चुना। वह ड्रीम के सामने ऐसा दिखाने लगी जैसे अब वह उसकी दुनिया का हिस्सा बनना चाहती है। वह ड्रीम से कहती है कि मैं भी तुम्हारे लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ। ड्रीम को उस पर शक नहीं होता। वह आर्लीन को अपने महल में काम करने की इजाजत दे देता है, लेकिन आर्लीन का असली मकसद कुछ और था। वह अंदर से उस लड़की को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ रही थी। एक दिन आर्लीन मौका देखकर बाथरूम जाती है। वहां वह अपने नकली पैर के अंदर छिपाई हुई ग्रेनेड निकालती है कि आर्लीन हथियार लेकर वापस आती है और फिर अचानक वह लड़की को अपने कब्जे में ले लेती है। आर्लीन लड़की को लेकर ड्रीम के सामने पहुंचती है, लेकिन तभी वह एक और बड़ा पत्ता खोलती है। वह ड्रीम की पत्नी को भी अपने कब्जे में ले लेती है। अब ड्रीम के सामने दो रास्ते थे, या तो आर्लीन को रोकने की कोशिश करे या अपनी पत्नी को खो दे। आर्लीन साफ कहती है, अगर तुम इस लड़की को जाने दोगे तभी तुम्हारी पत्नी सुरक्षित रहेगी। ड्रीम के पास कोई विकल्प नहीं बचता, उसे आर्लीन की बात माननी पड़ती है। आखिरकार आर्लीन उस लड़की को लेकर वहां से निकल जाती है। दोनों एक ही गाड़ी में बैठते हैं और कंफर्ट की नकली सुरक्षित दुनिया पीछे छूट जाती है। कुछ दूर जाने के बाद आर्लीन ड्रीम की पत्नी को भी आजाद कर देती है। अब उसके पास सिर्फ एक मकसद था, इस लड़की को सुरक्षित उसके पिता तक पहुंचाना। और यहीं से कहानी वापस उस खतरनाक रेगिस्तान की तरफ मुड़ती है जहां उनकी मुलाकात मियामी मैन से होती है। मियामी मैन अपनी बेटी को वापस पाकर बेहद खुश हो जाता है। एलिन मुस्कुराते हुए उस बच्ची को उसके पिता के हवाले कर देती है, लेकिन फिर वह एक ऐसी बात कहती है जिसने सब कुछ बदल दिया, मुझे भी अपने साथ ले चलो। कुछ पल के लिए मियामी मैन चुप हो जाता है, फिर धीरे से कहता है, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। मियामी मैन एलिन को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, हम जिस रास्ते पर रहते हैं वहाँ हर दिन मौत इंतजार करती है। लुटेरे, हत्यारे और इंसानों का शिकार करने वाले लोग हर तरफ फैले हुए हैं। आज नहीं तो कल कोई तुम्हें अपना शिकार बना ही लेगा। उसकी हर बात सच थी, लेकिन एलिन अब डरकर जीना नहीं चाहती थी। मियामी मैन उसे सलाह देता है, तुम कंफर्ट जोन वापस चली जाओ, कम से कम वहाँ तुम्हारे पास सुरक्षित रहने का मौका तो है। लेकिन एलिन बिना एक सेकंड सोचे जवाब देती है, मैं वहाँ कभी वापस नहीं जाऊंगी। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि फैसला दिखाई दे रहा था। वह एलिन मियामी मैन की आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, कहाँ रहते हो या दुनिया तुम्हें क्या समझती है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। एक पल के लिए रेगिस्तान की सारी खामोशी जैसे रुक जाती है। इतने भारी माहौल के बीच मियामी मैन की छोटी बेटी अचानक मासूमियत से बोलती है, मुझे भूख लगी है। फिर मुस्कुराकर कहती है, आज मैं मांस नहीं नूडल्स खाना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इस उजड़ी हुई दुनिया में जहां लोग इंसानों का शिकार कर रहे थे, वहीं एक छोटी बच्ची अब भी एक सामान्य जिंदगी का सपना देख रही थी। यही मासूमियत इस बर्बाद दुनिया की आखिरी उम्मीद थी।
लेकिन इस दुनिया में इंसान का इंसान को खाना सिर्फ शुरुआत थी। अब इंसानों ने एक दूसरे का शिकार करना शुरू कर दिया था, और जब शिकारी शिकार से ज्यादा ताकतवर हो जाए तो बचने का कोई रास्ता बचता है क्या? जब दुनिया में खाना खत्म होने लगा तो सिर्फ इंसानों के बीच लड़ाई नहीं हुई, पूरी की पूरी बस्तियां एक दूसरे का शिकार करने लगीं। एक ऐसी ही दुनिया में एक महिला अपने परिवार के साथ एक फार्म पर रहती थी। ये कोई आम घर नहीं था, चारों तरफ खेत, सुरक्षा के इंतजाम, हथियार और हर तरफ नजर रखने वाले लोग, क्योंकि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज सोना या पैसा नहीं था, एक एकड़ जमीन थी जिस पर खाना उगाया जा सके। कुछ घुसपैठिए चुपचाप फार्म की सीमा में दाखिल होते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि परिवार पहले से तैयार था। एक पूर्व सैनिक रह चुकी महिला बेहद खामोशी से उनके पीछे पहुंचती है। हमला कुछ ही पलों में एक एक करके घुसपैठिए गिरने लगते हैं। आखिर में सिर्फ एक महिला हमलावर बचती है। परिवार की छोटी बेटी उसे निशाना बनाती है, लेकिन गोली चलाने में हिचकिचाती है, क्योंकि सामने दुश्मन जरूर था लेकिन वह एक इंसान भी थी। जब परिवार उसके पास पहुंचता है तो पता चलता है कि वह अभी जिंदा है, लेकिन माँ का फैसला बिल्कुल साफ था, इसे खत्म करो और जगह साफ करो, क्योंकि वह जानती थी जिस दुनिया में वे रह रहे थे वहाँ दया कभी कभी पूरे परिवार की मौत बन सकती थी। कुछ समय पहले एक भयानक फंगस ने दुनिया के जानवरों की आबादी को तबाह कर दिया था। जानवर कम हुए तो भोजन की पूरी चेन टूट गई और धीरे धीरे दुनिया में अकाल फैल गया। इसीलिए इस परिवार ने अपने बच्चों तक को सैन्य तरीके से ट्रेन करना शुरू कर दिया था। हर बच्चा जानता था किस दिशा से खतरा आ सकता है, किस समय हथियार उठाना है। इस परिवार का बाहर की दुनिया से एकमात्र संपर्क था एक छोटा सा रेडियो, लेकिन वे खुद कभी किसी को संपर्क नहीं करते थे, क्योंकि जितनी कम जानकारी बाहर जाएगी उतना ही सुरक्षित उनका फार्म रहेगा। उस दिन रेडियो पर एक खतरनाक खबर आती है, एक के बाद एक कई फार्मों का संपर्क टूट चुका था। कुछ परिवार गायब थे और कुछ जगहों पर हमले हुए थे। बाहर मौजूद दूसरे किसान मदद मांग रहे थे, लेकिन परिवार की मुखिया साफ मना कर देती है। सरकार के सैनिकों पर उसे भरोसा नहीं था, उसके लिए बाहर की दुनिया का मतलब था कैद, हिंसा और खतरा। इसलिए उसने फैसला किया वह किसी के लिए अपने परिवार को खतरे में नहीं डालेगी। इसी दौरान परिवार का एक सदस्य फार्म के आसपास गश्त कर रहा था। उसे रास्ते में एक पलटी हुई ऑफरोड व्हीकल दिखाई देती है, लेकिन वापस लौटते समय परिवार की लड़की नदी में तैरने चली जाती है। वह नहीं जानती थी कि कोई उसे दूर से देख रहा है। तभी नदी के पास उसे एक दूसरी लड़की दिखाई देती है, एक अजनबी। वह लड़की उसके लिए सिर्फ एक अनजान इंसान थी, लेकिन असल में वह एक जाल था। उसका इस्तेमाल करके कोई इस सुरक्षित फार्म तक पहुंचना चाहता था। वह उसका पीछा करती है और कुछ दूर जाकर देखती है कि लड़की एक अस्थायी गवर्नमेंट कैंप में चली जाती है, लेकिन उस छोटी सी मुलाकात ने उसके अंदर एक और चीज पैदा कर दी थी, बाहर की दुनिया देखने की इच्छा। अगले दिन परिवार के लोग एक मारे गए परिवार के फार्म पर जांच करने पहुंचते हैं और वहां का दृश्य देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। पूरे परिवार को लटका कर रखा गया था, उनके शरीर से खून निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि हमलावर सिर्फ मार नहीं रहे थे, वे लाशों को इस तरह तैयार कर रहे थे ताकि उन्हें ज्यादा समय तक सुरक्षित रखा जा सके। यानी अब ये लोग सिर्फ भूखे नहीं थे, उन्होंने इंसानों को भोजन की तरह प्रिजर्व करना सीख लिया था। तभी वहाँ गवर्नमेंट सोल्जर्स दिखाई देते हैं, लेकिन परिवार का मुखिया किसी पर भरोसा नहीं करता। वह गोली चला देता है, एक आदमी गिर जाता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह फिर से खड़ा हो जाता है। वह मरा हुआ होने का नाटक कर रहा था। स्थिति बिगड़ते ही परिवार उसे अपने साथ वापस ले जाता है। फार्म पर लौटने के बाद परिवार की मुखिया तुरंत रेडियो पर अपने पुराने दोस्त से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। एक बार फिर, दूसरी बार, फिर भी खामोशी। अब उसे समझ आने लगता है शायद अगला नंबर उनका है। और उसी रात सुरक्षा बाड़ के पास एक आवाज आती है। परिवार का सदस्य तुरंत वहां पहुंचता है और अंधेरे में उसे वही लड़की दिखाई देती है जिससे उसकी मुलाकात नदी के पास हुई थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके साथ उस फार्म पर सिर्फ एक लड़की नहीं आई थी, एक पूरा खतरा अंदर आने वाला था।
उस रात परिवार की मुखिया सभी को एक साथ बुलाती है। अब से हर इंसान को हर समय हथियार अपने पास रखना था, सोते समय भी, खेत में काम करते समय भी, और रेडियो लेकर चलना भी जरूरी था, क्योंकि कैनिबल्स सिर्फ खुले तौर पर हमला नहीं करते थे, वे गवर्नमेंट सोल्जर्स का भेष बना सकते थे, किसान बनकर आ सकते थे, मदद मांगने वाले बन सकते थे। मतलब अब चेहरे देखकर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। परिवार अलग अलग जिम्मेदारियां बांट लेता है। परिवार का एक सदस्य उस लड़की को छिपाकर रख रहा था। लड़की को एक स्टोरेज एरिया में छिपाया गया था। वह घायल थी, उसे पट्टी की जरूरत थी। शुरुआत में वह डरी हुई होने का नाटक करती है, लेकिन जब उसे समझ आता है कि सामने वाला उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता तो उसका डर थोड़ा कम होता है। उधर फार्म की मुखिया को जंगल में कुछ गड़बड़ महसूस होती है। उसे लगता है कि कोई बाउंड्री के अंदर आया है। वह छोटी बेटी को कैमरास चेक करने का आदेश देती है, लेकिन वह अपनी जगह पर नहीं थी। अब पूरा सिक्योरिटी सिस्टम कमजोर पड़ चुका था। कुछ आखिरकार परिवार एक साथ खाना खाने बैठता है, लेकिन उस मेज पर खाना कम और सवाल ज्यादा थे। परिवार उस अजनबी लड़की से पूछता है, तुम यहाँ कैसे पहुँची? और बताती है कि उसकी आंट ने उसे इसी परिवार के पास आने को कहा था। अब कहानी में पहली बार शक पूरी तरह पक्का हो जाता है, ये लड़की यहाँ संयोग से नहीं आई थी। अगली सुबह परिवार को पता चलता है कि उनका बेटा रात भर घर में नहीं था। उधर वह अजनबी लड़की अंदर बिल्कुल आराम से घूम रही थी। तभी परिवार की मुखिया वहां पहुंचती है। अब वह लड़की से सीधे सवाल करती है। वह धमकी देती है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वह उसे इस जमीन में दफना देगी। फिर भी लड़की झूठ बोलती रहती है, लेकिन आखिरकार उसका झूठ टूट जाता है। वह स्वीकार करती है कि जिस महिला का नाम उसने लिया था वही उसकी आंट थी, और उसी आंट ने उसे यहाँ मदद मांगने भेजा था। परिवार का बेटा माँ से बात छिपाकर लड़की को उसके घर वापस पहुँचाने का फैसला करता है। उधर उसकी माँ भी अपने पुराने दोस्त की मदद करने निकलती है। परिवार की मुखिया अपने दोस्त के फार्म पर पहुंचती है। चारों तरफ खून के निशान, उसे तुरंत समझ आ जाता है यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। वह एक कंटेनर को पैर से हटाती है और उसके अंदर लाशें जमा थीं। तभी उसे एहसास होता है लोग सिर्फ लोगों को मार नहीं रहे, वे उन्हें जमा कर रहे हैं। दूसरी तरफ परिवार का बेटा एक आरवी के अंदर लड़की के परिवार को खोज लेता है। अब लड़की आखिरकार पूरी सच्चाई बताती है। कैनिबल्स ने उसकी आंट और कई लोगों को पकड़ रखा था। उसे मजबूर किया गया था कि वह इस फार्म तक पहुँचे, क्योंकि अगर परिवार बाहर निकल गया तो फार्म की सुरक्षा टूट जाएगी। और तभी दूर उनके असली हमलावर अपना आखिरी कदम उठाते हैं। फार्म पर वापस परिवार के सदस्य को सिक्योरिटी फेंस में एक बड़ा छेद दिखाई देता है, लेकिन वह कोई एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने रास्ता बनाया था। अगले ही पल हमलावर उस पर टूट पड़ता है। असल में जमीन पर पड़े कुछ निशान भी नकली बनाए गए थे। कैनिबल्स ने पहले से रास्ता तैयार किया था और अब दर्जनों लोग उसी रास्ते से फार्म में घुसने लगे। यह अब छोटा मोटा हमला नहीं था, ये पूरा इन्वेशन था। सिक्योरिटी कैमरास पर हमला दिखाई देता है। परिवार का एक सदस्य अपनी बहन को वहीं रहने का आदेश देता है, खुद हथियार लेकर खिड़की के पास पहुंचता है। बाहर से दर्जनों लोग घर की तरफ बढ़ रहे थे। वह अपने पिता को रेडियो पर बुलाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका पिता हमलावरों के हमले में गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर चुका था। फिर भी वह हार नहीं मानता, दर्द सहते हुए उठता है और जवाबी हमला शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंड में पहला अटैकर गिर जाता है, लेकिन बाहर पूरी भीड़ अभी बाकी थी। उधर परिवार की मुखिया को पकड़ लिया गया था, उसे बांधकर रखा गया था। उसके साथ उसका पुराना दोस्त भी कैद था और बाहर हमलावर लगातार फार्म में घुस रहे थे। घर के अंदर मौजूद परिवार एम्यूनिशन और वेपन्स के साथ अपनी पोजीशन संभालता है, लेकिन अब समस्या सिर्फ बाहर की नहीं थी, क्योंकि दुश्मन किसी भी तरफ से आ सकता था। और इसी केओस में हमलावर परिवार की मुखिया के दोस्त को उसके सामने मार देते हैं, फिर उसे भी बेहोश कर देते हैं। हमलावर खेतों को पार करके घर तक पहुंचने लगते हैं। परिवार का बाकी सदस्य अंदर छिप जाता है। परिवार की मुखिया अपने बेटे और बाकी लोगों के साथ लड़की और उसके परिवार को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करती है,
लेकिन उनका पिता अब बुरी तरह घायल था। उसका शरीर जवाब देने लगता है, वह जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ दो हमलावर घर को आग लगाने की तैयारी कर रहे थे। अगर आग लग जाती तो पूरा परिवार अंदर फंस जाता, इसलिए घायल पिता एक आखिरी चाल चलता है। वह जानबूझकर उन्हें अंदर आने देता है। परिवार के बाकी लोग वापस फार्म की तरफ पहुंचते हैं। चारों तरफ गोलियों की आवाज, धुआं, चीखें और हर तरफ हमलावर। परिवार की मुखिया बाकी लोगों को अंडरग्राउंड शेल्टर की तरफ भेजती है, लेकिन खुद पीछे रह जाती है। अब उसके पास लगभग कोई हथियार नहीं बचा था। वह पीछे हटती है और एक स्टोरेज एरिया में छिप जाती है, लेकिन एक हमलावर उसका पीछा करते हुए अंदर आ जाता है। हमलावर धीरे धीरे उसके करीब आता है, चाकू उठाता है और तभी पीछे से हमला होता है। उसका बेटा समय पर वहां पहुंच चुका था। एक आखिरी वार और हमलावर जमीन पर गिर जाता है। कई घंटों की लड़ाई के बाद फार्म आखिरकार शांत हो जाता है। जो लोग बच गए थे वे अंडरग्राउंड शेल्टर से बाहर आते हैं। चारों तरफ तबाही थी, लेकिन खेत अभी भी खड़े थे। घर धीरे धीरे परिवार दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करता है। घायल लोग ठीक होने लगते हैं। खेत में फिर काम शुरू होता है और कुछ समय बाद ऐसा लगता है जैसे दुनिया फिर सामान्य हो रही हो। लेकिन अब इस दुनिया ने इंसानों से बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी इंसानियत का खत्म हो जाना। क्योंकि जब जिंदा रहने की कीमत किसी और की जिंदगी बन जाए, तब कोई भी इंसान अगला शिकार बन सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि बाहर की दुनिया में खतरा अब और बड़ा होने वाला था। अगली कहानी में इंसान सिर्फ भूख से नहीं लड़ेंगे, उन्हें लड़ना होगा उन लोगों से जो उन्हें अपना शिकार समझते हैं। सर्वाइवल लॉ अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगली बार शिकारी कौन होगा और शिकार कौन, ये पहचानना भी मुश्किल होगा।